नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 6 नागरिकता सिटीजनशिप। और आज हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे नागरिक और राष्ट्र के टॉपिक पे। ठीक है, जो नागरिक है ये नागरिक किसी ना किसी राष्ट्र के होते हैं, किसी ना किसी देश के होते हैं। तो आज हम यही चर्चा करेंगे नागरिक और राष्ट्र के बारे में, सिटीजन्स एंड द नेशन। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को, जो है कि नागरिक और राष्ट्र, सिटीजन्स एंड नेशन। चलिए, राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। देखिए, अभी जो राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, स्टेट नेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये जो राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अब आधुनिक काल में मॉडर्न टाइम में आकर करके विकसित हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझिए कि राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या होता है। स्टेट नेशन के बारे में जब आप लोगों ने क्लास 10th में हाई स्टोरी का जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जब आपको राष्ट्र राज्य शब्द बार बार में आया होगा और राष्ट्र राज्य आपको समझाया भी गया होगा। राष्ट्र राज्य का मतलब ये होता है जहां पर एक प्रकार की आपकी संस्कृति हो, आपकी भाषा हो, वो एक जो एरिया है उसको हम राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट के नाम पे, स्टेट नेशन के नाम पर जानते हैं। ठीक है, तो जहां पे सांस्कृतिक रूप से सब एक होते हो उसी को क्या है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा कॉन्सेप्ट में माना जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया है? आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम में है। और हम कहें कि इस राष्ट्र राज्य की आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम में शुरुआत जो हुई है वो कहां से हुई है? जो फ्रांसीसी क्रांति है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस रिवॉल्यूशन के बारे में आपने कक्षा 9 में पूरा एक चैप्टर अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था, ये वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो कक्षा 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जब चैप्टर शुरू हुआ था तो सबसे पहले आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई गई थी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब 1789 में होता है तो उसी से कहीं ना कहीं ये राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है या नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आता है। तो इस नेशन स्टेट की जो अवधारणा है कब विकसित हुई? आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में भी कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। अब राष्ट्र राज्य की संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब है सॉवरेनिटी। अब आप जिन भी बच्चों ने भारत के संविधान वाली किताब को पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा, जैसा आपको पता है कि अपन ने कक्षा 11 में जो भारतीय संविधान वाली किताब है उसको पूरा कर लिया है, उसके 10 चैप्टर हैं वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और अब भी हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो जिस भी बच्चे ने संविधान वाली किताब को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा मेरे लेक्चर से अगर पढ़ा है और बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है तो उसको संप्रभुता का अर्थ आता होगा। क्योंकि जब हमने अध्याय 1 संविधान वाले में जब पढ़ा था तो मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था। प्रस्तावना में, हमारी भारत की प्रस्तावना में उद्देशिका में संप्रभुता शब्द दे रखा है, उस शब्द को समझाया था। हर एक शब्द को अपन ने समझा रखा है। पर अगर किसी बच्चे ने अभी उस बुक को नहीं पढ़ा है, वो पहले ये पढ़ रहा है, तो मैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता का मतलब एक प्रकार से पूर्ण रूप से आज़ादी है। इसका मतलब ये होता है कि हम, जैसे आज भारत एक सोवरेन कंट्री है, एक संप्रभु देश है, इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी भारत का देश भारत के ऊपर राज नहीं कर रहा, शासन नहीं कर रहा है, और कोई देश ये नहीं बताएगा कि हमें किसके साथ संबंध रखने और किसके साथ संबंध नहीं रखने। हम हमारे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरी बात, हमारे देश में आंतरिक जो गतिविधियां होती है उसमें कोई भी भारत का देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम संप्रभु है, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। किसी बाहर के देश को इस पर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से बाहर का देश अगर हमें ये बोलता है कि ऐसा करो वैसा करो, इसका मतलब क्या है कि हम उसके अंडर में हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी देश अब किसी के अंडर में नहीं है, सब संप्रभु है। तो ये जो राष्ट्र राज्य की संप्रभुता की भावना है, जो सोवरेनिटी की भावना है और लोकतांत्रिक अधिकारों का जो दावा है, सबसे पहले कहां करा गया था? फ्रांस की क्रांति में करा गया था। फ्रांस की क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? फ्रांस की क्रांति हुई वहां के राजा के खिलाफ। फ्रांस की क्रांति करी गई जो सबसे निम्न तबका है, जो आम वर्ग है वहां का, उसके द्वारा, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ता था। बाकी जो ऊपर के 2 वर्ग हैं, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और उस समय में फ्रांस के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, उनकी किताबें प्रकाशित हुई और लोगों ने पढ़ना शुरू करा। उन किताबों में यह था, सवाल पूछा जाता था कि राजा ही राजा क्यों, हम क्यों नहीं? हम राजा की बात क्यों माने? हम राजा को भगवान का दर्जा क्यों दे? हम लोग ही कर क्यों दे, वो क्यों ना दे?
और राजा की मीटिंग पर हम लोग क्यों जाए? इस प्रकार के सवाल उस किताबों से उठे और लोगों ने उन पर सोचना शुरू करा और कहीं ना कहीं वहीं से अधिकारों की बात शुरू हुई कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। अधिकारों की शुरुआत होती है। वैसे इससे पहले देखिए 1789 से में अमेरिका का जो संविधान है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, उसमें अधिकारों की बात रहेगी। पर देखिए अब क्रांति भी ऐसा है तो है नहीं कि हाँ भैया 14 जुलाई को क्रांति हुई तो 13 जुलाई को विचार आया होगा, हाँ हाँ बिल्कुल चेंज, उसमें भी थोड़ा प्रोसीजर लगा होगा, तो पहले से ये विचार उठना शुरू होंगे, न अधिकारों की बात हुई होगी, ये सब कुछ। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का भी दावा सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति से ही होता है। ये जैसे क्रांति की एक तस्वीर दिखाई। राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती है। तो राष्ट्र राज्यों का कहना है कि जो उनकी सीमाएं हैं, जो उनकी बाउंड्रीज है बच्चों, वो बाउंड्रीज सिर्फ और सिर्फ एक राज्य क्षेत्र को नहीं दर्शाती कि इस क्षेत्र पर राज्य का मतलब सरकार का अधिकार है या सरकार इस पर शासन करेगी। तो इनकी जो सीमा है, जो एक राष्ट्र राज्य की जो सीमा है, वो सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं दर्शा रही, वो दर्शा रही एक अनोखी संस्कृति को, कि साहब यहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा सा हट कर करके, ये हमारी संस्कृति है। जैसे आज हम कहते हैं ये भारतीयों की संस्कृति है, भारतीयों की संस्कृति है, भारतीयों के संस्कार है। जैसे आज हम कहते हैं कि हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। तो एक अनोखी संस्कृति आती है, एक साझा इतिहास, उस बाउंड्री में रहने वाले सभी लोगों का एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, और उनका कहीं ना कहीं सभी का एक इतिहास होता है, सभी की एक हिस्ट्री होती है। तो यहां पर राष्ट्र राज्य को किस प्रकार से परिभाषित करा गया है बच्चों, कि एक अनोखी संस्कृति और एक साझा इतिहास जिन लोगों का हो, वो सीमाएं राष्ट्र राज्य के अधीन आती है, वो राष्ट्र राज्य कहलाती है। तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं दर्शाता है, वो ये भी बताता है कि उन सीमाओं में जो रह रहे लोग हैं उनकी एक अनोखी संस्कृति है और उनका एक साझा इतिहास है, इस चीज को परिभाषित करता है। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रभाषा या कुछ खास तत्वों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अब एक जो हमारी राष्ट्रीय पहचान होती है, एक जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चरों में समझाया है कि हमारी अनेकों पहचान हो सकती है। मेरी एक जाति के आधार पर पहचान है, मेरी एक धर्म के आधार पर पहचान है, लिंग के आधार पर पहचान है, व्यवसाय के आधार पर पहचान है, शिक्षा के आधार पर पहचान है, मेरी अनेकों पहचान हो सकती है, परंतु एक जो सबसे ऊंची पहचान है वो मेरी एक राष्ट्र के नाम की पहचान है कि मैं भारतीय हूं। और जो हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, जो नेशनल आइडेंटिटी है, इस नेशनल आइडेंटिटी को हम कुछ उत्सवों के आयोजन से, कुछ प्रतीकों से व्यक्त करते हैं, कुछ सिंबल्स दिखाते हैं, जैसे कि एक झंडा, जैसे आज हमारा तिरंगा है, एक राष्ट्रगान जन गण मन है, राष्ट्रभाषा, ठीक है, या कुछ जो खास उत्सव है उनके आयोजनों से, जैसे खास उत्सवों में क्या है हमारे लिए 15 अगस्त आजादी का दिन, 26 जनवरी संविधान लागू होने का दिन, 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से हम लोग व्यक्त करते हैं कि हम सब क्या है, राष्ट्रीय हैं, हमारी ये पहचान हमारी आइडेंटिटी को दर्शाता है कि साहब ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। आज जैसे आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला, तो जब यूक्रेन में फंसे लोग हैं वो भारत का झंडा लगा कर वहां से निकल गए, तो वो क्या था कि भारतीय है, उस झंडे से क्या पता चल रहा था साहब ये भारतीय है, ये इंडियन है। तो हमारी जो पहचान हुई वो किससे हुई, उस झंडे से हुई, ठीक है। हमारी पहचान राष्ट्रगान से, हमारी पहचान हमारी भाषा से, हमारी संस्कृति से। तो राष्ट्रीय पहचान को जो व्यक्त किया जाता है वो एक झंडे से, राष्ट्रगान से, राष्ट्रभाषा से, इनके द्वारा परिभाषित किया जाता है कि साहब ये हमारा एक राष्ट्रीय पहचान है, नेशनल आइडेंटिटी हम लोगों की है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सके। देखो अब जब हम ये बात कहते हैं कि भैया ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक अनोखी संस्कृति, एक अनोखा कल्चर है, इन सबका एक साझा इतिहास है, तो ये एक राष्ट्र राज्य है, तो ये एक नेशन स्टेट है। यही बात अभी तक अपन ने करी। पर आज के समय में जहां पर हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, जहां पर एक देश के लोग दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, संस्कार एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। और आज अधिकतर देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं कि हमारे यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग जब रहते हैं, तो फिर आपके दिमाग में आता होगा कि सर फिर ये क्या राष्ट्र राज्य है या नहीं है। देखिए राष्ट्र राज्य तो है,
पर क्योंकि वो राष्ट्र राज्य इसलिए है क्योंकि वहां का एक इतिहास रहा है, वहां की संस्कृति रही है। आज हम सबको अलाउड कर रहे हैं, सारी संस्कृति सभी भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सांस्कृतिक परंपरा, विभिन्न धर्मों भाषा के लोग रहते हैं, उनको राष्ट्रीय पहचान, पर उनको एक पहचान ऐसी दे दी जाती है जिसको सबको माननी होती है और वो राज्य के सभी सदस्यों में भागीदार हो सके। और वो हमारी पहचान क्या है कि हमारा एक राष्ट्रीय नेशनल आइडेंटिटी हमें मिल चुकी है। ठीक है, जैसा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, तो हम भारतीय हैं। ये भारतीय की जो पहचान हमें मिल गई है, ये पहचान क्या है, हम कल्चर से, इन सब से, या हमारी जाति, पंथ, धर्म, इन सब से ऊपर हो जाते हैं, साहब हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को एक ऐसी राजनीतिक पहचान, पॉलिटिकल पहचान की कल्पना की जाती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य हैं जो भागीदार हो सके। और वो पॉलिटिकल पहचान क्या है कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक पहचान है। जैसे आज हम इंडिया में रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं। ओके, ये जैसे यहाँ पे लोगों को दिखाया कि हाँ भाई झंडे हैं, तो वो एक झंडे का जो प्रतीक है उससे दिखाया गया। देखिए, झंडा हो गया, राष्ट्रगान हो गए, ये सब क्या है, आज से नहीं, शुरुआत से प्रतीकों के रूप में माना गया है। जब भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे, तो भी क्या हुआ करता था, झंडा लेकर करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी चल रहे हैं। ठीक है, भारत माता का जो झंडा है वो लेकर करके चल रहे हैं। तो वो एक प्रतीक था कि साहब हाँ, हम सब भारतीय हैं, ये हमारा देश है और हमें स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज हम लोगों को चाहिए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी जुड़ती है इन चीजों से। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो, यानी वो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता है। तो राष्ट्र का जो अंग है, जो नेशन का अंग है, उसके रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता है। देखो, एक बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, आपको कभी कभार ऐसा लग सकता है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इतना डिफिकल्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पर चीज़ों को, एक एक शब्दों को बड़ी गहराई से समझा करो। राष्ट्र राज्य क्या होता है मैंने वो बताया। उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि हम समावेशी हो रहे हैं, हम सभी को, सभी धर्मों को रख रहे हैं, सभी संस्कृति वालों को हर देश अब रख रहा है। ये क्या है, तो पर वो उनको एक राजनीतिक सीमाओं में एक पहचान दे रहा है, जिस पहचान के तहत वो सब जाने जाए। जैसे हमने कहा कि हम भारतीय हैं, जर्मन वाला बोले हम जर्मन हैं, ठीक है, तो हर व्यक्ति, रशियन वाला क्या हम रशियन है। तो इस प्रकार से अब लोकतांत्रिक देश अपनी पहचान किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, चाहे वो यथावैसी समावेशी हो, मतलब उन्होंने सभी नागरिकों को राष्ट्र का अंग बना लिया, मतलब हर प्रकार का जो नागरिक उसको बना लिया, पहचानने की, राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हूं, पर राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हूं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज जैसे लर्न एंड शेयर है, ठीक है, आज लर्न एंड शेयर एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल है, आप कहोगे सर, पर आज लर्न एंड शेयर में चाहे हम टीचर्स हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, किसी भी कास्ट के हो, हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन के हो हम लोग काम कर रहे हैं, लड़का भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही है, ठीक है, हर जो काम होना चाहिए वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी सबकी, हमारी सोसाइटीज में एक अलग अलग पहचान हो सकती है, परंतु यहाँ पर जो हम एक पहचान है वो क्या है कि हम लर्न एंड शेयर का स्टाफ है। क्लियर होना ना, हमारी पहचानें हो सकती है, लर्न एंड शेयर ने हर किसी भी कास्ट के किसी भी व्यक्ति को सबको जॉब दिया, ठीक है, पर एक जो पहचान दे रखी वो क्या है, लर्न एंड शेयर, कि यहां जो है हम क्या है, लर्न एंड शेयर का स्टाफ है। उसी प्रकार से क्या बात बोली गई यहाँ पे कि हाँ, समावेशी हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोगों को रख रखा है, परंतु राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता है कि हम इस राष्ट्र का अंग है। मतलब हमारी जो पहचान है वो पहले राष्ट्रीय पहचान है, जैसे कि हमारे लर्न एंड शेयर की पहचान, तो वो क्या कहा, यहाँ राष्ट्र की पहचान, जैसे हम भारतीय हैं, ये बात कही। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर है जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनता है। देखो, पहचान प्रयास करते हैं, कोशिश ऐसे कर रहे हैं, पर कर किस प्रकार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मतलब करना और कुछ चाह रहे हैं, पर अग्रसर और किधर हो रहे हैं, बढ़ और किधर रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं कि कुछ नागरिकों के लिए जो राष्ट्र की अपनी पहचान है उसको कायम करना थोड़ा सा अन्य की तुलना में आसान है कि हाँ साहब हम राष्ट्र के नागरिक हैं, हम राष्ट्र के नागरिक हैं। कुछ के लिए राष्ट्र का नागरिक सिटीजन प्रूफ करना इजी है और कुछ के लिए डिफिकल्ट होगा। देखते हैं कैसे। यह राज्य सत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। अब राज्य सत्ता मतलब जो सरकार है उनके लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है कि साहब किसको नागरिकता देनी है और किसको नहीं।
उदाहरण स्वरूप फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। तो फ्रांस एक ऐसा देश माना जाता है जो धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को वहां पे रहने की और अपनी विचारधारा को फॉलो करने की पूरी पूरी आजादी देता है, और समावेशी होने का दावा करता है कि साहब हम समावेशी है, इंक्लूसिव है, हम सभी लोगों को स्वीकार करते हैं, सभी लोगों को यहाँ पे रहने की, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी वर्गों को रहने की आजादी देते हैं। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। वो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं कि साहब यूरोप वाले ही यहाँ आ सकते हैं, बल्कि उत्तर अफ्रीका से, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर अफ्रीका से भी जो लोग वहां गए हैं उनको भी नागरिकों के रूप में स्वीकार करा है फ्रांस ने। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पर अब जैसे इसमें देखिएगा अभी आगे समझ में आएगा कि यहाँ पर यूरोप के लोगों को भी अलाउड कर रहे हैं, अफ्रीका के लोगों को भी अलाउड कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को क्या है थोड़ी सी नागरिकता मिलने में आसानी है और दूसरों की तुलना में। ये वाला जो झंडा दिखाया गया है बेटा, ये झंडा है यूरोपियन यूनियन का, या जिसे हिंदी में कहा जाता है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन, या जिसको शॉर्ट में ईयू कहा जाता है। ईयू आज मौजूदा 26 से 27 यूरोपियन राष्ट्रों का एक संगठन है, एक ग्रुप है। यह संगठन 1992 में 1992 में यूरोपियन यूनियन बना था, और इसी यूरोपियन यूनियन के बारे में आप कक्षा 12 में एक किताब चलती है समकालीन विश्व राजनीति, उसका एक अध्याय है। उस अध्याय में आप बड़े विस्तार से यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन क्या है, कैसे बना, क्यों बना, क्या इनके उद्देश्य हैं, कैसे शुरुआत में पहले क्या था, फिर बाद में क्या था, कैसे ये 1947 के बाद से 1992 तक के सफर तक पहुंचता है, सब कुछ जानेंगे। और आज के मौजूदा दौर में इस यूरोपियन यूनियन की क्या भागीदारी है वो भी जानेंगे। ये यूरोपियन यूनियन का झंडा है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता है, और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाए। देखो, अब फ्रांस यूरोपीय मूल के लोगों को भी अलाउड कर रहा है, उत्तर अफ्रीका के लोगों को भी अलाउड कर रहा है, परंतु वो ये चाहता है और अपेक्षा करता है कि जो वहां की संस्कृति है और वो भाषा, ये राष्ट्रीय पहचान की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी भी राष्ट्र की जो पहचान होती है वो वहाँ की लैंग्वेज से और वहाँ के कल्चर से होती है, वह उनकी संस्कृति से होती है कि साहब ये वहाँ का कल्चर है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, ये वहाँ की भाषा है, वहाँ की लोग हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय पहचान जो होती है वो संस्कृति और भाषा से होती है, और ये अपेक्षा की जाती है कि अपने जीवन में सार्वजनिक पहलुओं में भी इस फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति को लोग आत्मसात करें, मतलब अपनाएं। यूरोपियन मूल के लोग फ्रांस में आकर के रहना चाहते रहे, उत्तर अफ्रीका के, पूरी दुनिया के कहीं पर भी आकर के रहना चाहता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वहां के कल्चर को भी अपनाएं और वहां की भाषा, वहां की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, उसको भी अपनाएं। क्योंकि राष्ट्र की जो पहचान मानी गई है वो संस्कृति और भाषा ही मानी गई है, और अगर हम संस्कृति और भाषा छोड़ देंगे तो फिर जो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का जो आधार है वो डगमगा जाएगा। इसलिए फ्रांस फ्रेंच पे ज्यादा जोर दे रहा है। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। देखो, निजी जीवन में आप अपनी जो भी व्यक्तिगत आस्था है, आप जिन पे विश्वास करते हो, जो भी आपका मानना है वो आप मान सकते हो। व्यक्तिगत आस्थाओं पर आपके जो भी रीति रिवाज है आप उनको बनाए रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सार्वजनिक पहलुओं में आपको फ्रांस की संस्कृति है उसको सर्वोपरि रखना है, फ्रांस की जो भाषा है उसको सर्वप्रथम रखना है। अब जो अपन ने पढ़ा कि कुछ लोगों को नागरिकता देना अन्य की तुलना में आसान हो जाता है। अब जो लोग फ्रांस की संस्कृति को अपनाते हैं, फ्रेंच जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्रांस में नागरिकता मिलना एज कंपेरिजन टू दोज पीपल जिनको ना तो फ्रांस की संस्कृति अडॉप्ट करनी है, ना तो फ्रांस की संस्कृति अपनानी है, और ना वहां की भाषा आती हो। तो एक तरफ जिनको आ रही है उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी और दूसरों को नहीं मिल पाएगी। तो यही है। बाकी आप अपने निजी जीवन में किसी भी व्यक्तिगत आस्था रिवाज पर विश्वास करते हो, मानिए, कोई मना नहीं, पर सार्वजनिक पहलुओं में संस्कृति और भाषा को वैल्यू देनी होगी। ये एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन ये परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है, और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। देखो, ये समुचित नीति लग सकती है। समुचित नीति क्या होता है, एक जो सही पॉलिसी होती है, आपको लगता है हाँ सही पॉलिसी, सब राष्ट्र है उनका तो सही बात है, वहाँ की संस्कृति को माने, वहाँ की भाषा को माने, बिल्कुल उचित बात है। हाँ, आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, पर कम से कम सार्वजनिक चीज़ों में तो जो है ये होना चाहिए। जैसा एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि भैया घर में व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, ठीक है, घर में व्यक्ति कुछ भी करे, पर कम से कम पब्लिक प्लेस पे जाए तो कोई खराब व्यवहार वो नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, तो आप घर में कर रहे हो आपकी मर्जी पर, यार आप पब्लिक प्लेस में काफ़ी संख्या में लोग खड़े हो, वहाँ खड़े होकर के आप सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो, वो नॉट गुड। तो कहा जा सकता है भाई पब्लिक प्लेस में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे अलाउड। परंतु मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि सार्वजनिक क्या है और निजी क्या है।
इसको थोड़ा सा डिफाइन करने वाली जो बात है ना, ये बड़ा है कि सार्वजनिक क्या है और निजी क्या है। तो इस बातों को लेकर के काफी विवादों के भी जन्म हुए हैं। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अब जो धार्मिक विश्वास है वो क्या है, एक निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है कि साहब मैं कौन से धर्म को मानता हूं, कौन से धर्म पर मेरी आस्था है, कौन से धर्म पर मेरा विश्वास है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। मैं किसको मानता हूं किसको नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। परंतु बहुत सी बार क्या होता है, जो धार्मिक प्रतीक होते हैं, ठीक है, वो और जो धार्मिक रिवाज होते हैं वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, जो पब्लिक लाइफ है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूल में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों की स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो फ्रांस के जो सिख छात्र हैं वो स्कूल में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों की स्कूली वर्दी के साथ दुपट्टा डालने की जो मांग है उसके वजह से यहाँ पे सिख छात्रों को दिखाया है कि वो टर्बन पहने हुए हैं। इसे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि ये सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाना का मामला है। देखिए, अब जो फ्रांस के कुछ स्कूल हैं उन्होंने इस आधार पर इसको मना कर दिया कि साहब देखो, आप धर्म को मानते हो, ये आपका निजी मामला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सार्वजनिक क्षेत्र, आज स्कूल जो है वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे हर ग्रुप का, हर वर्ग का जो बच्चा है वो पढ़ता है। तो आप एक इस स्पेशल प्रकार का अगर आपके साथ ये व्यवहार होता है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का मामला है और इसमें ये चीज़ अलाउड नहीं की जा सकती। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि कैसे डिफाइन करें कि क्या चीज़ सार्वजनिक है और क्या चीज़ निजी है। कभी कभार निजी चीजें भी क्या हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है। जैसे बात कर रहे हैं धार्मिक विश्वास की, अब धार्मिक विश्वास, धार्मिक प्रतीक, धार्मिक रिवाज, ये सब हमारा निजी है, परंतु कभी कभार वो सार्वजनिक रूप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला। जिनके धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते हैं उनको निसंदेह ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। पर अब जिनके धर्म में कोई किसी ऐसे खास विशेष प्रकार के रिवाज की मांग नहीं होती है तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ नहीं साहब हमें ये वाला कपड़ा पहनना है, ये वाला नहीं पहनना। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। और साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूह के लिए अन्य की अपेक्षा आसान हो जाता है। अब जिन लोगों के ऐसे विशेष रिवाजों की मांग नहीं होती है वो आसानी से क्या है, उस संस्कृति में ढल जाएंगे, उस संस्कृति में शामिल हो जाएंगे। अन्य की अपेक्षा उनके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नागरिकता के नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है। अब नागरिकता के लिए जो नए आवेदक हैं, ठीक है, कि साहब हमें नागरिकता चाहिए, हमें सिटीजनशिप चाहिए, इसकी अनुमति देने के लिए हर देश के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अलग अलग होते हैं। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। अब अगर नागरिकता प्रदान करने में अगर हम बात करेंगे इजराइल की और जर्मनी की, तो वहां पर धर्म और जो जातीय है, जातियों का मतलब यहाँ पे ये इंडिया वाली कास्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एथनिक बेसिस है, मतलब कहीं पे रंग के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, किसी भी प्रकार पर हो सकता है। तो इन जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है कि साहब आप इस वर्ग के होंगे तो ही आपको यहाँ सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो एक समय ऐसा था जब जो तुर्की है, देश का नाम है, वहां के मजदूरों को जर्मनी में आने के लिए और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी स्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी बहस जारी है, डिबेट जारी है। अब जब तुर्की के मजदूरों ने काम करा, अब उनके वहीं शादी वादी हुई, बच्चे वहीं जन्म हुआ, वहीं पले बढ़े, तो अब उन लोगों की ऐसी मांग है कि साहब हम लोगों को जो यहीं जन्मा है तो उसको ऑटोमेटिकली यहीं की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी डिबेट जारी है। यह प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकते हैं। तो ये ऐसे प्रतिबंध है, ठीक है, से संबंधित बात है कि जो समावेशी होने का दावा करते हैं, ठीक है, परंतु लोकतांत्रिक देशों में उनमें भी ऐसा देखा जा सकता है कि भाई इस प्रकार के जो प्रतिबंध है, रोक टोक है, वो देखने को मिलेगी। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म क्षेत्रों और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए। देखिए, अब भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश कहता ही नहीं है, भारत है भी। भारत पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष भी है और भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है, देश भी है। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र कह रहा है। और देखिए, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की जड़ें संविधान बना उससे पहले से, स्वतंत्रता आंदोलन से। स्वतंत्रता का आंदोलन जब चल रहा था ना बच्चों, तो दो बातों पर मुख्य मोहर लग चुकी थी कि साहब ये दो बातें तो जिस दिन भी भारत आजाद हो जाएगा उस दिन भारत में लागू होगी। तो कौन सी दो बातें? बोले, पहली तो ये कि लोकतंत्र होगा,
पहली तो यह कि जो देश चलेगा वो लोकतंत्र से चलेगा, और दूसरी बात विकास, डेवलपमेंट किसका, बोले सबका। अब किसी एक जाति का, एक वर्ग का, या पुरुषों का, महिलाओं का नहीं, सबका विकास करना है, सबका डेवलपमेंट करना है भाई। और जो पिछड़ चुके हैं उनको आगे लाने के लिए और भी ज्यादा सरकार को प्रयास लगाने हैं। लोकतंत्र और विकास पर ऑलरेडी पहले से ही सभी महापुरुषों की मोहर लग चुकी थी कि हाँ साहब इन दो पर तो काम करना ही करना है। और धर्मनिरपेक्ष की बात करो तो धर्मनिरपेक्ष तो भारत हमेशा से सदैव ही रहा है। सेकुलर की जो बात करी जाती है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि हम किसी धर्म में भेदभाव ना करें, ठीक है, हम बिल्कुल इक्वल हैं सबके साथ। वो जैसा कर सकता है आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सबको अलाउड है, सबको बराबर की नागरिकता है, सबको बराबर के अधिकार है। जो सुविधा एक धर्म वाले को मिलेगी वो दूसरे वाले को भी मिलेगी। ये धर्मनिरपेक्षता है। सरकार अगर इसको सपोर्ट करेगी तो उसको भी सपोर्ट करेगी। तो धर्मनिरपेक्षता का भाव हमेशा से भारत में रहा है, और ये धर्मनिरपेक्षता के भावों का ही परिणाम रहा है कि हमारे यहाँ पे देश में कहा गया, सिखाया गया बच्चों को स्कूलों में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो ये भाई भाई वाली जो बातें हैं ये हमारे धर्मनिरपेक्षता का ही मूल तत्व है, जो सिर्फ संविधान में ही नहीं देश के हर नागरिकों में है। और यही बात बच्चों को स्कूल में ही सिखा दी जाती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। और स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उसी समय विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के काम करे। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका तब 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत ही किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। देखिए, अब 1947 के टाइम पे जब मुस्लिम लीग ये डिमांड करने लग जाती है कि साहब उनको तो एक अलग राष्ट्र चाहिए, और आप कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग ने उस समय कहा था कि भारत जो है, भारत दो कौमों का मुल्क है, दो ग्रुप्स का मुल्क है, एक हिंदू और एक मुस्लिम्स। तो इसलिए मुस्लिम्स के लिए अलग राष्ट्र, अलग नेशन होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान को शुरुआत में दो सीमा क्षेत्र दिए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का मौजूदा पाकिस्तान है, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो आज का मौजूदा बांग्लादेश है। तो दो पाकिस्तान दिए गए और बाद में पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर के बांग्लादेश बन जाता है। वो कहानी भी आप 12th की पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया, उस विभाजन के बाद भी भारत के नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखा है। भारत में आप कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे बच्चों, जब मुस्लिम लीग भारत में ये डिमांड कर रही है कि साहब एक मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, एक अलग देश होना चाहिए, और जब वो अलग राष्ट्र की डिमांड मान भी ली जाती है और पाकिस्तान बना दिया जाता है, तो कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं जो ये कहते हैं कि अब भारत जो है वो सिर्फ हिंदू और सिखों के लिए ही होना चाहिए, हिंदू और सिखों के लिए ही होना चाहिए। परंतु भारत के सभी नेता जो महापुरुष हैं वो धर्मनिरपेक्षता को आधार मान करके चलते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं भैया, भारत सभी के लिए है। भारत में हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे। हर धर्म के जो वर्ग का व्यक्ति है वो भारत में रहेगा। धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाया, और इस पर 100% गारंटी लगाते हुए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता जैसे प्रावधान है उनको करा गया। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर जो वर्ड है वो शायद बाद में जोड़ा गया होगा 1976 में, परंतु धर्मनिरपेक्षता के जो विचार थे वो शुरुआत से भारत के संविधान निर्माताओं के मन में थे। इसीलिए आर्टिकल 15 में कहा गया कि जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक आपको धर्म की आस्था विश्वास के लिए पूरी छूट दी गई। आर्टिकल 29-30 में धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको अपने स्कूल खोलने के, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के विचार भारत में संविधान सभा में बैठे हुए महापुरुषों के मन में थे, और वो धर्मनिरपेक्षता के विचार रहे। और आप ये चीज़ देखिए, पूरी दुनिया की तरफ आप नज़र घुमा लीजिएगा, मतलब जितने धर्म आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं उतने आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। सबसे ज्यादा धर्मों के लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। और एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री ने, किसी ने कहा था कि यहूदी जो है, जिनके बारे में आपने कक्षा 9 के हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हिटलर ने उनको मारा था, बड़ी बेरहमी से मारा था, तो इजराइल आज यहूदियों का देश है। जैसे आपने भी पढ़ा ना, इजराइल और जर्मनी धर्म और जातीय आधार पर वरीयता देते हैं। इजराइल कहता है कि यहूदियों को पूरे विश्व ने अपमानित किया है, यहूदियों पे पूरे विश्व ने शोषण अत्याचार किया है, परंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत एक ऐसा देश है जिसने यहूदियों को भी गले से लगाया। उन्होंने यहूदियों को गोली नहीं दिखाई, उन्होंने यहूदियों को गले से लगाया कि आओ तुम भी हमारे साथ रहो, कोई दिक्कत। तो भारत वह भूमि, भारत वह देश रहा है जहां पे हमेशा से भाईचारा सदैव ही कायम रहा है। तो राष्ट्रीय नेताओं का जो निश्चय है उसको और मजबूत किया, और जिसके प्रति वे प्रतिबद्ध रहे।
यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्वक समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय है। अब यह चीज भारत के संविधान में सम्मिलित करी गई और भारत के संविधान की और भारत के संविधान निर्माताओं की बहुत तारीफ करनी चाहिए बेटा, जितनी करो उतनी ही कम है। और भारत के संविधान की तारीफ हो, भारत के संविधान निर्माताओं की तारीफ हो और भारत के संविधान को निरंतर आगे बढ़ा के उसको चलते रहने के लिए देश के सभी नेताओं की और देश के सभी लोगों की भी सदैव तारीफ होनी चाहिए। भारत के संविधान में आज बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया का वह संविधान ऐसा है, हमारे में तो ये प्रोविजन है ही नहीं ऐसा। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हमारे इंडिया में जितनी विविधता है, जितनी डाइवर्सिटीज है ना बेटा, उन डाइवर्सिटीज को फांद कर करके रखने वाला काम अगर करा है वो भारत के संविधान ने करा है। इतनी विविधताएं किसी दूसरे देशों में होती ना तो उनके संविधान भी कहीं चले जाते और वो पता ही नहीं। संविधान ने एक जोड़ करके रखने वाला जो काम है वो करा। तो भारत का संविधान गजब का काम करता है। तो विविधतापूर्ण जो समाज है उनको समायोजित जोड़ने का काम करा है और उनकी विविधताओं में कुछ उल्लेखनीय है, जैसे कि इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न भिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। देखो अब विविधताओं में चीजों को समझो। सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के जो लोग हैं जो काफी वर्षों से अधिकारों से वंचित थे, उनको भारत के संविधान ने अधिकार दिया, पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया है कि साहब आप भी भारत के नागरिक हैं और आपको भी वही सारे अधिकार मिलेंगे जो दूसरों को मिलते हैं। पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाओं को अधिकार देने का काम किया गया, ठीक है ना। महिलाएं आज बड़े गर्व के और बड़े गौरव के साथ हम कहते हैं कि जो देश के सबसे प्रथम पद पर बैठी हुई है वो महिला है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आज संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस महिलाएं बन रही हैं। मंत्री, नेता, IAS अधिकारी, पॉलिटिशियन, हर सेक्टर में आज महिलाएं पहुंच रही हैं। ये संविधान की ही देन है कि संविधान इतना डाइवर्स होकर के, इतनी ओपननेस के साथ सबको आगे लेकर के चलने का काम कर रहा है। आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली सा संपर्क रखने वाले अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, वहां का बिल्कुल आप थोड़ा सा डिफरेंस कल्चर देखेंगे, सभ्यता देखेंगे। और सुदूरवर्ती समुदाय मतलब बहुत दूर रहने वाला जो समुदाय, ऐसे समुदायों को भी क्या करा है भारत के संविधान ने पूर्ण समान नागरिकता देने का काम करा है। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास करा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भारत के संविधान को आप समझिए। और सच में किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर हम हमारे एक क्या है, हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि यार साहब ये मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है और नहीं है। तो इसलिए किसी एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उन्होंने कहा था कि हमें हमारी जो ये कुछ आंखें हैं ना, जाति वाली, वर्ग वाली, धर्म वाली, इन सबसे ऊपर उठ करके हम भारत के संविधान को पढ़े ना तो दुनिया के सबसे सुंदर चीजों में से एक भारत का संविधान है। सुंदरता कैसे है वो भी आप इस चीज की देखिए। एक तरफ तो भारत के संविधान ने हम सबको क्या बना दिया, भारतीय बना दिया, सबको भारतीय बनाए रखा, जोड़ करके रखा। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि आप अपनी भाषा को बचाए रखो, आपकी भाषा को हानि नहीं हो। आप अपनी संस्कृति को बचाए रखो, आपकी संस्कृति की हानि नहीं होगी। आप पिछड़े हो, आपको आगे लाने का भी काम हमारा संविधान करेगा। मतलब भारतीय बनाकर करके सबको जोड़ करके रखा है और जो सब अलग अलग है उन अलग अलग को उनका विकास करने का भी मौका भारत के संविधान ने दिया है। यह भारत के संविधान की सुंदरता है, यह विविधताओं को दर्शाने के लिए। इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। तो सब अपनी निजी आस्था को मान सकते हैं, ठीक है, भाषा बोल सकते हैं, अपने सांस्कृतिक रिवाजों को मान सकते हैं, इनको बिना छोड़े, आप छोड़ना किसी को नहीं, सब अपने मानो। और इन बिना छोड़े समान अधिकार उपलब्ध कराए हैं किसने, भारत के संविधान ने। संविधान के जरिए आरंभ किया गया ये अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राज सत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। देखिए संविधान के जरिए जो आरंभ किया गया अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, यूनिक बेटा, यूनिक, सबसे हटकर करके जो प्रयोग है वो। और इस प्रयोग को आज भी आप देख सकते हैं, जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो अलग अलग राज्यों की झांकी निकलती है, अलग अलग वर्गों की झांकी निकलती है और झांकी पूरी दुनिया देखती है। और उसी में प्रयास होता है कि हाँ साहब विविधताओं में एकता भारत में है। और मैं भारत की सरकारों की भी तारीफ इसलिए करता हूं बेटा, ये जो विविधताओं में एकता है ना, इसको बनाए रखने का भी काम करा है भारत की सरकारों ने, ठीक है। सच में आप गर्व करिए भारत पे, भारत के संविधान पे, कि इतनी विविधताओं के साथ अगर कोई दूसरा देश होता ना तो बहुत बुरी स्थितियों में होता।
पर आज भारत विविधताओं में एकताओं के साथ हर विविधता का सम्मान करते हुए निरंतर सबका साथ लेकर करके राष्ट्र को विकास प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। अब नागरिकता से जुड़े हुए जो उल्लेख है, जो प्रावधान है, वो कहां पर है? संविधान का दूसरा भाग, ठीक है, पार्ट 2, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर करके 11 तक भारत के संविधान में नागरिकता की बात हुई। इसके बाद भारत की संसद ने कुछ कानून बनाए, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट, ये नागरिकता अधिनियम बना रखे हैं सरकार ने। उन कानूनों के अंतर्गत देश में किसी को नागरिकता मिलती है। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया। संविधान ने लोकतांत्रिक और समावेशी की सबको साथ लेकर के चलने वाली जो धारणा है उसको अपनाया। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो भारत में अगर आप किसी भी भू क्षेत्र में किसी जन्म या पंजीकरण करा रखा तो आपको नागरिकता मिल सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं? तो जैसे 6 जो मौलिक अधिकार है वो तो हैं ही, उसके अलावा और भी अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिए। उसके साथ साथ जो हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ी हैं 11, वो हैं, और उसके अलावा भी हमारे बहुत से कर्तव्य हैं। ये प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। तो इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। भेदभाव मना है इन किसी भी आधार पर। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। और धार्मिक और जो भाषाई अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या कम है, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या कम है, उनके अधिकारों को भी संरक्षित किया है। उनके अधिकारों को भी बचाने का काम भारत के संविधान ने किया है। हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। अब जो इस प्रकार की, देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जब जैसे आजकल आप देख रहे हो कि जो फैमिलीज है ना, फैमिलीज में कौन रहता है? दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके 1 बच्चे 2 बच्चे जो भी रहते हैं वो रहते हैं। पहले के समय में क्या हुआ करता था? जॉइंट फैमिलियां रहा करती थी कि साहब मेरे दादाजी हैं, उन दादाजी के 4 भाई थे तो उन चारों भाइयों का घर, फिर उन चारों भाइयों के जो बच्चे हैं, जैसे मान लो 12-13 बच्चे हैं, तो उनका परिवार भी वही रह रहे, सब एक साथ रहा करते थे और सब एक साथ मिलजुल कर करके रहा करते। पर अब क्या है, अब सब अलग अलग अपना रहने लगे। एक साथ वाला क्यों नहीं चला? अब सब एक साथ रहते थे, वो कुछ सोचता था, सबके अलग अलग। तो जब साथ में रहते थे, छोटे मोटी नोकझोंक, छोटे मोटे जो झगड़े हैं ना, वो चलते रहते थे। पर उन झगड़े, उन नोकझोंकों के बावजूद भी सब मिलकर के रहा करते थे। तो जहां पर अगर अलग अलग विचार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं, तो वह छोटे मोटे झगड़े होना आम बात है, मामूली बात है। ऐसे ही भारत में अनेक विविधताओं वाले लोग हैं, तो छोटी मोटी बातें होना, छोटा मोटा संघर्ष है, ये चलते रहना आम बात है। तो ये जो इतनी विविधताओं को भारत के संविधान ने समायोजित करा है, इन समायोजन के कारण थोड़े बहुत संघर्ष और विवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। पर मैं क्या कहता हूँ, ये संघर्ष, ये विवाद हमारी एकता के आगे फीके हैं, ये हमारी भारतीयता के आगे फीके हैं। और मैं हर बार एक ही बात कहता हूं बच्चों कि आप जीवन में भारतीय बनकर के जीवन जिए, ठीक है। भारतीय होना हमारा बड़ा जरूरी है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जो यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बचकर करके आए, वो भारतीय होने के नाम पर बचकर के आए थे, किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष के होने के नाम पर नहीं बचकर करके आए थे, ठीक है ना। तो हमारी जो पहचान है वो भारतीय की पहचान होनी चाहिए कि हम इंडियंस हैं, और ये पहचान हमारी रहती है ना, तो हमेशा यूनिटी सी जो है वो यूनिटी बनी भी रहेगी और बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष से लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जैसे अब महिला आंदोलन है, तो महिला आंदोलन में कभी कभार महिलाओं की मांग होती है कि साहब जो है हमें कुछ अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दलित आंदोलन की ऐसी मांग है। कभी कभार विकास की कोई योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कोई बांध बनाया जाता है या कहीं पर सड़कें निकाली जाती है, तो क्या होता है कि वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, कि साहब आप यहाँ से जाओ, तो वो लोग संघर्ष करते हैं। तो ऐसे संघर्ष, ऐसे लोगों का मानना है कि साहब हमारे साथ अधिकारों को से वंचित किया जा रहा है। अब भी महिलाओं की बात चल रही है, और आपने जैसे कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले का जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें यह था कि महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने का मुद्दा था और काफ़ी समय से वो मुद्दा अटका हुआ था। अब भी कुछ दिनों पहले ही 18 तारीख से एक विशेष सत्र संसद में बुलाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कहने पर, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 19 सितंबर को एक बिल रखा गया
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभा की और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करी है। जहां पर पहले रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लोगों के लिए था, अब महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात सरकार ने कह दी है। और ये बात खुशी इस बात की भी है कि वो लोकसभा से पास हो गया है और जल्द ही राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होकर करके वो देश में कानून बन जाएगा। और उसके बाद देश की लोकसभा में आज जहां पे लगभग 80 महिलाएं ही हैं, इस बिल के आने के बाद 181 महिलाएं कंपलसरी हो जाएगा कि सब लोकसभा में चुन कर करके जाए। इससे ज्यादा ही जाएगी, इससे कम फिर नहीं जाएंगे। 181 महिला। ऐसे ही राज्यों की विधानसभाओं में जहां पे 4% 5% महिलाओं की रहता था, अब 33% जो महिला है वो राज्यों की विधानसभाओं में भी पहुंचेगी। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा, महिलाओं की आवाज जो है वो मजबूत होगी। और जब भी महिलाओं की और वंचित समुदायों की आवाज मजबूत होगी, जब लोकतंत्र बार बार में मजबूत ही होगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता की व्यवस्था। जनता का अर्थ क्या है? कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति अगर सत्ता में पहुंच जाता है, वही सच्चा लोकतंत्र है। अंतिम पायदान पे खड़ा हुए व्यक्ति की अगर आवाज सुन ली जाए, वही लोकतंत्र है। अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की अगर बात सरकार के कानों तक पहुंच जाए, वही लोकतंत्र है। और जितना अधिकार प्रथम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, उतना ही अगर अंतिम व्यक्ति को है, तो वह लोकतंत्र है। तो महिला आंदोलनों का एक बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात थी, वो सरकार कहीं ना कहीं इसको पूरा करने के कदम में, और जल्दी ही सरकार इसको पूरा हो भी जाएगा। लोकसभा से हो गया तो राज्यसभा से पास हो ही जाएगा। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक प्रयोजना या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं, वैसे वैसे नीति नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वे समूह नई मांगे पेश कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वे हाशिए पर ठेले जा रहे लोकतांत्रिक राज्य में इन मांगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है। अब भारत का जो अनुभव से संकेत मिलता है कि लोकतांत्रिक नागरिकता एक प्रयोजन या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। तो मतलब जो नागरिकता है वो एक प्रकार से एक आदर्श के रूप में है। अब जैसे आप देखिए, समाज बदल रहे हैं, समय के साथ नए नए मुद्दे उठते हैं, नए नए मुद्दे उठते हैं, और जो हाशिए पे रह जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो लोकतांत्रिक जो राज्य में है, इन मांगों को है खुले मंच पे बातचीत होनी चाहिए और उन बातों को सरकारें जो है वो माने, राज्य उन बातों को माने। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा। और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जल्द ही आपको एक शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धमाकेदार, धांसू न्यूज़ मिलने वाली हो। जो न्यूज़ मिलेगी वो बिल्कुल आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसी न्यूज़ आपको जल्दी मिलने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज ही कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देगा। अब इस हफ्ते में आने ही वाली है कि न्यूज़ एक दो दिनों में तो नहीं, मतलब कुछ अगले हफ्ते तक आ जाएगी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।